चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के दूसरा चैप्टर है भारतीय समाज वाले के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारतीय समाज के जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में देखेंगे। जनसांख्यिकीय संरचना का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसांख्यिकीय जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है और हिंदी में इसे जनांकीय भी कहा जाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी यूनियन भाषा के दो शब्दों यानी डेमोस यानी जन यानी लोग और ग्राफिज का है यानी वर्णन से मिलकर बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनसांख्यिक विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म मृत्यु दर तथा अनुप्रवसन के रूप में और जनसंख्या की संरचना और गठन अर्थात उसमें स्त्री और पुरुष की विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का क्या अनुपात है, इसके अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जनसांख्यिकी कई प्रकार की होती है, जैसे आकारिकी जनसांख्यिकी जिसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार यानी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक जनसांख्यिकी जिसमें जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर भी विचार किया जाता है। इसी प्रकार के जनसांख्यिकीय अध्ययन गणना या गिनती की प्रक्रियाओं पर आधारित होती है, जैसे कि जनगणना या सर्वेक्षण, जिनके अंतर्गत एक निर्धारित प्रदेश के भीतर रहने वाले लोगों के बारे में सुव्यवस्थित रीति से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जनसांख्यिकीय का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमी विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्य की स्थापना और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू किया। उदाहरण के लिए उसने जन स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रारंभिक स्वरूपों के विकास में, उसके बाद आरक्षण यानी पुलिस और कानूनी व्यवस्था के अनुपालन में और कृषि तथा उद्योग संबंधित आर्थिक नीतियों में, कराधान और राजस्व उत्पादन में और नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। राज्य के कार्यकलाप के नए नए और बराबर विस्तृत होते हुए क्षेत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों का यानी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित मात्रात्मक तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं नियमित रूप से इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य द्वारा सामाजिक आंकड़े एकत्रित करने का प्रचलन हालांकि काफी पुराना है। इसका आधुनिक रूप है 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आया और अमेरिका के 1790 के जनगणना संभवतः सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना थी, और इस पद्धति को यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपना लिया गया। भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1867 से 22 के बीच प्रारंभ किया और फिर इसे 1881 में हर 10 साल बाद यानी 10 वर्षीय जनगणना की जाती है। और स्वतंत्र भारत ने भी इस पद्धति को चालू रखा और सन 1951 में अब तक 7-10 वर्षीय योजनाएं हो चुकी थी, जिसमें 2011 में हुई जनगणना सबसे नई है। और उसके बाद अभी हुआ था, अभी निर्णय नहीं आया है। भारतीय जनगणना विश्व भर में जो 2024 से 23-24 वाला हुआ है, भारतीय जनगणना विश्व भर में जनगणना किए जाने का सबसे बड़ा कार्य। हालांकि चीन की जनसंख्या भारत की तुलना में कुछ अधिक है, पर वहां नियमित रूप से जनगणना नहीं की जाती है। जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियां, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और लेकिन जब सामाजिक आंकड़ों को पहली बार इकट्ठा किया गया तो उन्होंने समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय के अध्ययन के रूप में आधार प्रबल प्रस्तुत कर दिया। लाखों लोगों के बहुत बड़े समुदाय के बारे में इकट्ठे किए गए विशाल आंकड़ों या संख्यात्मक विशेषताओं ने सामाजिक परिघटना के अस्तित्व के लिए एक मजबूत एवं ठोस तर्क प्रस्तुत किया। यदि देश स्तरीय राज्य स्तरीय आंकड़े जैसे कि प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मृत्यु मामलों की संख्या यानी मृत्यु दर अलग अलग व्यक्तियों की मृत्यु के आंकड़ों को जोड़कर तैयार किए जाते हैं, लेकिन मृत्यु दर अपने आप में एक सामाजिक प्रघटना है और इसका स्पष्टीकरण सामाजिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। उसके बाद एलियम दुर्खाइम का प्रख्यात अध्ययन, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों में आत्महत्या की दरों पर पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट किया और इस बात पर एक अच्छा उदाहरण दिया है
दुर्खिम का कहना था कि आत्महत्या की दर यानी 1 लाख की जनसंख्या के पीछे आत्महत्या के मामले की संख्या तथा आत्महत्या की दर को सामाजिक कारणों के आधार स्पष्ट करना ही जरूरी है। भले ही आत्महत्या के प्रत्येक मामले में आत्महत्या करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां या कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी आकारिक जनसंख्यिकी और जनसंख्या अध्ययन के अधिक व्यापक क्षेत्रों के बीच अंतर किया जाता है। आकारिक जनसंख्यिकी प्रमुख रूप से जनसंख्या परिवर्तन के संघटकों के विश्लेषण तथा मापन से संबंधित रखती है और इसके अंतर्गत मात्रात्मक विश्लेषण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके लिए अत्यंत विकसित गणितीय विधि अपनाई जाती है। यह विधि जनसंख्या के वृद्धि और उसके गठन में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरी ओर जनसंख्या अध्ययन या सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या की संरचना और परिवर्तनों के व्यापक कारकों तथा परिणामों का पता लगाया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकीय विधियों का विकास है कि सामाजिक प्रक्रियाएं और संरचना जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को नियमित करती है और समाजशास्त्रियों के समान में वे उन सामाजिक कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं जो जनसंख्या के रुझाने को निर्धारित करते हैं। जनसंख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पना के बारे में देखें तो इसमें सबसे पहले मल्त्स का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देखें। मल्त्स एक के समाजशास्त्री है, इनका जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देखें। जनसंख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में एक सिद्धांत अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट्स मल्त्स है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। और मल्त्स का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो उनके जनसंख्या विषयक निबंध एन.एस.ए. ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में स्पष्ट किया गया, जो एक तरफ से निराशावादी सिद्धांत था। उनका कहना था कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना से अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन विशेष रूप से भोजन, लेकिन कपड़ा और अन्य कृषि आधारित उत्पादन से भी बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया जाता है और क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या के वृद्धि से पीछे रहेगी। जहां जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से यानी 2, 4, 8, 16, 32 आदि की श्रृंखला में होता है, वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समानांतर रूप से जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि के तरह से होती है। चूंकि जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से ज्यादा आगे रहती है, इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या के वृद्धि को नियंत्रित किया जाए और दुर्भाग्यवश मनुष्यों को अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्वक घटाने की एक समीक्षित क्षमता होती है। कृत्रिम निरोध होती है और इसके द्वारा कृत्रिम निरोधों द्वारा जैसे कि बड़ी उम्र से विवाह करके या यौन संयम रखकर अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुत ही सीमित संख्या में बच्चे पैदा किए जाते हैं। और मल्त्स का विश्वास था कि आंकड़ों और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होते हैं और क्योंकि वे ही खाद्य आपूर्ति की बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच असंतुलन को रोकने का प्राकृतिक उपाय है। मल्त्स का यह सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रभावशाली रहा, लेकिन कुछ विचारकों ने इनका विरोध भी किया जो यह मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। तथापि उनके सिद्धांत का सबसे प्रभावकारी खंडन यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव द्वारा प्रस्तुत किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप बदलने लगा और 20वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध के अंत तक यह परिवर्तन नाटकीय ढंग से हुआ। जन्म दर घट गई और महामारी के प्रकोप पर नियंत्रण किया जाने लगा। उसके बाद मल्त्स की भविष्यवाणियां झूठी साबित करती गई क्योंकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य उत्पादन व जीवन स्तर लगातार उन्नत होते गए। उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने भी मल्त्स के इस विचार को आलोचना की कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। आलोचकों का कहना था कि गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही कुछ थोड़े से धनवान और विशेष अधिकार संपन्न लोग विलासमय जीवन का आनंद लेते हैं और बहुसंख्यक लोगों को गरीबी की हालत में जीने छोड़ देते हैं। उसके बाद ये है थॉमस रॉबर्ट्स मल्सन है, जिनकी जन्म 1766 में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1834 में।
मल्स ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी और ईसाई पादरी बनने की प्रशिक्षण लिया था और बाद में उन्हें लंदन के पास हैरीबरी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कॉलेज उस समय प्रशासनिक भारतीय सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस के भावी अधिकारी के लिए प्रशिक्षित केंद्र है। थॉमस रॉबर्ट्स मल्सन कुछ इनकी पॉपुलेशन एक बुक है, उसमें है जनसंख्या की शक्ति वृद्धि द्वारा मनुष्य के भरण पोषण के लिए उत्पादन करने की उसकी शक्ति से उतनी अधिक, इनका कथन है कि और मानव जाति प्रजाति को किसी न किसी रूप में असामाजिक मृत्यु का सामना करना होता है और मनुष्य के दुर्गुण है जनसंख्या को घटाने के सक्रिय और सक्षम कर सकते हैं और वे विनाश की विशाल सेना में अग्रणी होते हैं और अक्सर यह भयंकर कार्य स्वयं ही संपन्न कर लेते हैं। लेकिन यदि वे अपने इस विनाशकारी संग्राम में असफल हो जाते हैं तो फिर बीमारियां, महामारियां, घातक रोग और प्लेग आदि भयंकर रूप में उनका स्थान ले लेती है और हजारों लोगों का सफाया कर देती है। फिर भी यदि उन्हें अपनी विनाश लीला में पूरी सफलता नहीं मिलती है तो व्यापक विनाशकारी अकाल उनकी सहायता के लिए आकर धमकाने लगती है और अपने आप घातक वज्रपात से चोट पहुंचाकर बस उतने ही लोगों को जिंदा छोड़ देती है जितने के लिए दुनिया में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में होती है। उसके बाद जनसांख्यिकीय संग्राम का सिद्धांत देखें। जनसांख्यिकीय विषय में एक अन्य उल्लेखनीय सिद्धांत है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित रूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण है। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दर इसलिए कम होती है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है और इसलिए दोनों के बीच का अंतर यानी शुद्ध वृद्धि दर नीचा रहता है। और तीसरे चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम होते हैं और उनके बीच अंतर बहुत कम हो रहता है। इन दोनों अव्यवस्था के बीच एक तीसरा संक्रमणकालीन चरण होता है जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है और इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती है। यह जनसंख्या विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु दर रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण को उन्नत तरीके के द्वारा अपेक्षाकृत तेजी से नीचे ला दी जाती है और समाज को इससे अपेक्षाकृत समृद्धि के स्थिति और पहले से अधिक लंबी जीवन अवधियों के अनुरूप अपने आप को ढालने और प्रजननात्मक व्यवस्था को जो उसकी गरीबी और उसकी मृत्यु दरों की हालत में विकसित हो गया था बदले में काफी लंबा समय लगता है। इस प्रकार का संक्रमण पश्चिमी यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था। अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में भी जो गिरती हुई मृत्यु दरों के अनुसार अपने यहाँ जन्म दर घटने के लिए संघर्षशील रहे हैं, कमोबेश ऐसे ही तरीके अपनाए गए हैं। भारत में भी जनसांख्यिकीय संक्रमण अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ मृत्यु दर कम कर दी गई है पर जन्म दर उसी अनुपात में नहीं घटाई जा सकती है। सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक के बारे में देखें। अधिकांश जनसांख्यिकीय संकल्पनाओं को दरों या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इनमें दो संख्याएं शामिल होती है। इन संख्याओं में से एक खास आंकड़ा होता है जिसकी गणना एक विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई के लिए की जाती है और दूसरी संख्या तुलना के लिए मानक का काम देती है। उदाहरण के लिए जन्म दर दर्शाने के लिए किसी एक विशेष क्षेत्र, जो एक पूरा देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, एक निर्धारण अवधि के दौरान जो आमतौर पर 1 वर्ष की होती है और उसके जीवंत जन्मों यानी जीवंत उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या को उस क्षेत्र में हजारों की इकाइयों में अभिव्यक्त कुल जनसंख्या से भाग दिए जाते हैं और दूसरे शब्दों में जन्म दर प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या होती है। इसी प्रकार मृत्यु दर भी ऐसा ही आंकड़े से होते हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ये आंकड़े संबंधित
परिवारों द्वारा उनके यहाँ हुए जन्म या मृत्यु दर के मामले की सूचना दिए जाने पर निर्भर होते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। जब यह अंतर शून्य अथवा व्यवहारिक रूप से बहुत कम या नगण्य होता है तब यह कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है या वह विस्थापना स्तर तक पहुंच गई है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं अथवा उनकी खाली स्थान भरने के लिए उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। और कभी कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति में से भी गुजरना होता है, अर्थात उनका प्रजनन शक्ति स्तर विस्थापन दर से नीचे रहता है। आज विश्व में कई ऐसे देश हैं और क्षेत्र हैं जहां ऐसी स्थिति है, जैसे जापान, रूस, इटली और पूर्वी यूरोप है। प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु आमतौर से 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है और उसके प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवंत बच्चों की संख्या। लेकिन ऊपर चर्चित अन्य दर जैसे जन्म और मृत्यु दरों की तरह यह दर भी अशोधित दर ही होती है, यानी कि यह संपूर्ण जनसंख्या के लिए मोटे तौर पर एक स्थूल औसत दर होती है और इसमें विभिन्न आयु वर्गों में पाए जाने वाले अंतरों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। और उसके बाद विभिन्न आयु वर्गों के बीच पाया जाने वाला अंतर कभी कभी संकेतकों के अर्थ को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए जनसांख्यिकीय विद भी आयु विशेष के लिए दौरों का हिसाब लगाते हैं और शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर उन सभी स्त्रियों की संख्या को चूक है जो जीवित प्रसूति के 1 लाख मामलों में से अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। शिशु और मातृ मृत्यु की ऊंची दरें निस्संदेह पिछले और गरीबी की सूचक होती है। जब समाज विकास के पथ पर अग्रसर होता है तो ये दरें तेजी से घटने लगती है, क्योंकि तब चिकित्सा सुविधाओं और शिक्षा जागरूकता तथा समृद्धि के स्तरों में वृद्धि हो जाती है। एक अन्य संकल्पना जो कुछ भ्रामक है और वह है आयु संभाविता, और इस बात की सूचक है कि एक औसत व्यक्ति अनुपात कितने वर्षों तक जीवित रहेगा और इसकी गणना किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान एक आयु विशेष में मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जाती है। स्त्री पुरुष अनुपात यह बताते हैं कि किस क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है। ऐतिहासिक तौर पर संपूर्ण विश्व में यह पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक है। इस तथ्य के बावजूद कि कुदरती तौर पर मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे कुछ ज्यादा पैदा होते हैं, यानी प्रकृति हर 1000 नर बच्चों के पीछे मोटे तौर पर 943 और 952 तक मादा बच्चे पैदा करती है। और इस तथ्य के बावजूद यदि स्त्री पुरुष अनुपात थोड़ा स्त्री के पक्ष में है तो फिर उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह कि शैशवावस्था में बालिका शिशुओं में बालक शिशुओं की अपेक्षा रोग के प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है। जीवन चक्र के दूसरे सिरे पर अधिकांश समाजों में स्त्रियों पुरुषों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहती है, इसलिए बूढ़ी स्त्रियां की संख्या बूढ़े पुरुषों से अधिक है। इन दोनों कारणों ने मिलकर स्त्री पुरुष अनुपात को प्रभावित किया है, जिससे अधिकांश संदर्भ में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मोटे तौर पर 1050 के आसपास होती है। तथापि यह देखने को आया है कि चीन, दक्षिण कोरिया और विशेषतर भारत जैसे कुछ देशों में स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है। इस पर घटना को वर्तमान सामाजिक मानकों से जोड़ा जा सकता है, जिसके अनुसार पुरुषों की स्त्रियों की तुलना में कहीं अधिक महत्व दिया जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप बेटियों को अभिमान्यता यानी अधिक प्रसन्न यानी अभिमान्यता दी जाती है और बालिका शिशुओं की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद उपेक्षा की जाती है। जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य है कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की अनुपात क्या है। आयु संरचना विकास के स्तरों और औसत आयु संभावित स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। प्रारंभ में निम्न स्तर की चिकित्सा सुविधाओं, रोग के प्रकोप और अन्य कई कारणों से जीवन अवधि अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा शिशुओं तथा प्रसूताओं की मृत्यु की उच्च दर भी आयु संरचना को प्रभावित करती है। विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता जाता है और इसके कारण आयु की संभाविता भी बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप आयु संरचना में परिवर्तन आता है। छोटी आयु के वर्गों में जनसंख्या के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से और
बड़ी आयु के वर्गों में बड़े हिस्से पाए जाते हैं। इस स्थिति को जनसंख्या का बूढ़ा होना भी कहा जा सकता है। पराश्रिता अनुपात जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हिस्सों को मापने का साधन, यानी पराश्रित वर्ग में ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जो अपने बुढ़ापे के कारण काम नहीं कर सकते, और ऐसे बच्चे भी आते हैं जो इतने छोटे हैं कि काम नहीं कर सकते। कार्यशील वर्ग के आमतौर पर 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। पराश्रितता अनुपात 15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या को 15 से 64 वर्ग की आयु के वर्ग के लोगों की संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त हुई संख्या के बराबर होता है। यह अनुपात आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात उन देशों में चिंता का कारण बन गया है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत छोटा होता जा रहा है, जो आश्रितों का बोझ ढोने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरी ओर गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन जा सकता है, क्योंकि यहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात कम न करने वाले की तुलना में अधिक बड़ा होता है, और इससे कभी कभी जनसांख्यिकीय लाभांश अथवा आयु संरचना में परिवर्तन से प्राप्त होने वाला फायदा कहा जा सकता है। लेकिन यह लाभ की स्थिति अल्पकालीन होती है, क्योंकि कार्यशील आयु वाले लोगों का बड़ा वर्ग आगे चलकर काम न करने वाले बूढ़े लोगों के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि के बारे में देखें। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 2011 के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ यानी 1.21 अरब है 2011 के हिसाब से, जैसे कि सारणी में भी ये दिखाया गया है। और भारत की जनसंख्या समृद्धि दर हमेशा बहुत ऊंची नहीं रही, और वर्ष 1901 से 1951 के बीच औसत वार्षिक समृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुई, जो कि एक साधारण समृद्धि दर कही जा सकती है। सच तो यह है कि 1911 से 1921 के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से -0.03% रही। इसका कारण 1918 से 1919 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.25 करोड़ लोग यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। और उसके बाद बिसारिया 2003 में 3 से 151 और ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या समृद्धि की दर में काफी बढ़ोतरी हुई, और वहां 1961 से 1981 के दौरान 2.2% पर पहुंच गई। तब यद्यपि वार्षिक समृद्धि दर में गिरावट तो आई, फिर भी वह विकासशील दुनिया में सबसे ऊंची बनी रही। चार्ट 1 में स्थूल जनसंख्या और स्थूल जन्म और मृत्यु दरों की तुलनात्मक घट बढ़ दिखाई गई है, और जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से आरेख में दिखाया गया है, जिसके यह प्रकट होता है कि ये दरें 1921 से 1931 तक के दशक बाद एक दूसरे से भिन्न दिशा में जाने लगी थी, जैसे यहाँ पे। और 1931 से पहले मृत्यु दरें और जन्म दरें दोनों ही उच्च रही। इस संक्रमण वर्ष के बाद मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट आई, जबकि जन्म दर थोड़ी सी गिरी। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण यह था कि अकालों और महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। इसमें महामारियों की रोकथाम संभवतः अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। पहले अनेक प्रकार की महामारियां थी, जिनमें विभिन्न प्रकार के ज्वर, प्लेग, चेचक और हैजा अधिक विनाशकारी थे, लेकिन 1918 से 1919 की इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने तो अकेले ही देश भर में तबाही मचा दी थी, और 124 लाख यानी 1.25 करोड़ 125 लाख यानी 1.25 करोड़ लोगों को अर्थात तत्कालीन भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 5% भाग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इस महामारी में हुई मृत्यु के बारे में अलग अलग अनुपात लगाए गए, जिनमें से कुछ के आंकड़े बहुत ऊंचे थे। स्पेनिश फ्लू नामक महामारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके संपूर्ण भूमंडल में फैल गई, और इस संबंध में बक्स 2.2 में दिखाई गई है, और अंग्रेजी में डेमेटिक
अंग्रेजी में एपिडेमिक शब्द एक ऐसी महामारी के लिए प्रयोग किया गया जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वहीं एपिडेमिक शब्द की सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए उपयोग किया जाता है और ऐसी बीमारियों के उपचार के लिए किए गए सुधारों, बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियान ने महामारियों को नियंत्रित करने में सहायता की। किंतु मलेरिया, क्षय रोग और पेचिश और दस्त की बीमारियां आज भी लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई। हालांकि अब उसने मरने वाली संख्या उतनी अधिक नहीं होती है जितने पहले महामारी के रूप में उनके प्रकोप के कारण हुआ था। और सूरतनगर सितंबर 1994 में कुछ हद तक प्लेग की महामारी के चपेट में आ गया था और 2006 में देश के अनेक भागों में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी के व्यापक रूप से फैलने की खबरें पढ़े सुने को मिले। और उसके बाद अकाल भी बढ़ती हुई मृत्यु दर के एक प्रमुख एवं पुनरावर्तक स्रोत थे। यह जमाना था जब अकाल व्यापक रूप से और बार बार पड़े। उसके बाद उन दिनों अकाल पड़ने के कई कारण होते थे, जिनमें से यह एक था कि जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी वहां वर्षा की कमी के कारण खेती की उपज कम होती थी और जिससे लोग घोर गरीबी और कुपोषण का हालात में जीवन बिताने पर मजबूर हो गए थे। उनके अलावा परिवहन और संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और राज्य की ओर से इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न न किए जाने के कारण भी अकाल पड़े थे। किंतु जैसे कि अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण नहीं बल्कि हकदारी की पूर्ति का अभाव अथवा भोजन खरीदने या उसकी की किसी तरह से प्राप्त करने के लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़े थे। लेकिन अब भारतीय कृषि उत्पादकता में यानी विशेष रूप से सिंचाई के विस्तार के कारण पर्याप्त वृद्धि हो जाने, संचार के साधनों में सुधार हो जाने और सरकार द्वारा अधिक तेजी से राहत और निरोधक उपाय किए जाने के अकाल कारण होने वाली मौतों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है। किंतु आज भी देश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में भूखमरी के कारण लोगों के मरने के समाचार मिलते रहते हैं। सरकार ने अभी तक कुछ समय पहले ही ग्रामीण इलाकों में भूख और भूखमरी की समस्याओं को समाधान के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा एक नामक कानून चलाया है। और हालांकि मृत्यु दर की तरह जन्म दर में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आई। इसका कारण यह है कि जन्म दर एक ऐसी सामाजिक संस्कृति पर घटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। सामान्यतः समृद्धि का बढ़ता स्तर जन्म दर को मजबूती से नीचे खींचता है। जब एक बार शिशु मृत्यु दरों में गिरावट आ जाती है और शिक्षा के जागरूकता के स्तरों में भी कुछ कुल मिलाकर वृद्धि हो जाती है तो फिर परिवार का आकार छोटा होने लगता है। जैसे कि नक्शा 1 पृष्ठ में 21 के देखा जा सकता है। और भारत के राज्यों के बीच प्रजनन दरों के मामले में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य कुछ अनुकूल प्रजनन दर 1.7 2016 तक नीचे लाने में सफल हुए। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों में औसत स्त्री 1 से 7 बच्चे ही पैदा करती थी और उसके बाद प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। केरल की कुल प्रजनन दर भी विस्थापन स्तर से नीचे, जिसका तात्पर्य होगा कि भविष्य में जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। लेकिन कुछ राज्य खासतौर से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां 2009 में प्रजनन दर 3 या उससे भी ऊपर है और 2009 में TFR के अनुसार इन राज्यों की प्रजनन दर क्रमशः 3.3, 2.8, 2.7 और 3.1 था। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म दर कुल 20.2% है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 22.4% और नगरीय क्षेत्रों में 17.3% था। और भारत में सबसे अधिक जन्म दर उत्तर प्रदेश और बिहार में है और यह है 25.9 और 26.4 है। और ये राज्य मिलाकर 2026 तक भारत की कुल जनसंख्या का 50% लगभग आधा भाग तक बढ़ा सकते हैं। और अकेला उत्तर प्रदेश ही अनुमानतः 1/4 तक 22% बढ़ा सकता है। और चार्ट में जो दिया गया है विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय समूहों के रूप में उसकी जनसंख्या बढ़ोतरी भी दर्शाई गई है। यहाँ पे
जैसे महाराष्ट्र और गुजरात 13%, आंध्र प्रदेश उसके तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 16% 2011 के हिसाब से, और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड 13%, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली 5%, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 15%, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार 28% है, और अन्य जो राज्य हैं 10%। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में देखिए, भारत की जनसंख्या बहुत जवान है, यानी अधिकांश भारतीय युवावस्था में है, और यहाँ की आयु का औसत भी अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है। सारणी 2 दर्शाती है कि देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग का हिस्सा, जो 1971 में 42% से सर्वोच्च स्तर पर था, घटकर 2011 में 29% स्तर पर आ गया है। उसके 15 से 59 वर्ष की आयु का हिस्सा 53% से कुछ बढ़कर 63% हो गया है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वर्ग का हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन वह उसी अवधि के दौरान यानी 5% से 7% तक बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन अगले 2 दशकों में भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में काफी परिवर्तन आने की उम्मीद है, और यह परिवर्तन अधिकांशतः आयु क्रम के दोनों सिरों पर आएगा। जैसे सारणी 2 दर्शाता है कि 0 से 14 वर्ष की आयु के 0 से 14 वर्ष के वर्ग के हिस्सा, जो 0 से 14 आयु के वर्ग के हिस्सा वाला लगभग 11% घट जाएगा, और उसके बाद 2001 में 34% था, जो 2026 में घटकर 23% हो जाएगी, इसकी उम्मीद थी। और जबकि 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में लगभग 5% की वृद्धि होगी। 2001 में इसकी 7% से बढ़कर 2026 में 12% की उम्मीद है। और चार्ट 3 में जनसंख्या पिरामिड का 2061 से लेकर 2026 तक 1961 से लेकर 2026 तक प्रेक्षित स्वरूप भी दिखाता है। और उसके बाद जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रजनन दर अलग अलग होती है, उसी प्रकार आयु संरचना में भी बहुत अधिक क्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं। एक और तो स्थिति यह है कि केरल जैसे राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने लगा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जहाँ अपेक्षाकृत छोटे आयु समूहों में जनसंख्या के अनुपात काफी अधिक है, वहाँ वृद्धाजनों के अनुपात अपेक्षाकृत कम है। कुल मिलाकर भारत की स्थिति लगभग बीच की है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं और केरल जैसे भी राज्य है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। और चार्ट 4 में उत्तर प्रदेश और केरल से संबंधित वर्ष 2026 की अनुमानित जनसंख्या के पिरामिड दिखाता है कि उसके बाद केरल और उत्तर प्रदेश के पिरामिड में सबसे चौड़ा भागों की स्थिति के अंतर को ध्यान में दिखाता है। जिससे चार्ट 4 दिखाता है आयु संरचना पिरामिड केरल और उत्तर प्रदेश के 2026 वाला। फिर केरल और आयु संरचना में अपेक्षाकृत छोटी आयु के वर्गों की जो है छोटी आयु वर्गों की ओर झुकाव पाया जाता है और भारत के लिए लाभकारी माना जाते हैं। उसके बाद पिछले दशकों में पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था की तरह और आज की आयरलैंड की तरह यह समझा जाता है कि भारत को भी जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा मिल रहा है। और यह लाभांश इस तथ्य के कारण मिल रहा है कि कार्यशील लोगों की वर्तमान पीढ़ी अपेक्षाकृत बड़ी है एवं उसे वृद्ध लोगों की अपेक्षाकृत छोटी पीढ़ियों का भरण पोषण करना पड़ता है। लेकिन यह लाभ अपने आप में मिलने वाला नहीं, बल्कि इसके लिए उपयुक्त नीतियों का सोच समझ कर पालन करने जैसा है। और उसके बाद क्या बदलती हुई आयु संरचना भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर सकती है, देखते हैं। जनसंख्या की आयु संरचना में जनसांख्यिकीय लाभ या लाभांश इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है, यानी आगे की कुछ समय के लिए ही रहेगा। और वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या के 1/3 भाग 15 वर्ष की आयु से नीचे था। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल रही, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 48 वर्ष रही। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के
पास काफ़ी बड़ा और बढ़ता हुआ श्रम बल होगा जो समृद्ध तथा समृद्धि की दृष्टि से अप्रत्यक्षाशील लाभ प्रदान कर सकेगा। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाली पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील यानी कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। आयु की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर 15 से 64 वर्ष की आयु की होती है। कार्यशील आयु वर्ग स्वयं अपना भरण पोषण तो करता ही है और साथ ही उसे अपने आयु वर्ग से बाहर आले आयु यानी बच्चों और वृद्धों को भी सहारा देना होता है और जो स्वयं काम नहीं कर सकते और इसलिए पराश्रित होते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण आयु संरचना में होने वाली परिवर्तन पराश्रितता अनुपात को यानी जनसंख्या के न कमाने वाले आयु वर्ग और अर्जक यानी कार्यशील आयु वर्ग के बीच के अनुपात को कम कर देती है जिससे समृद्ध होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस संभावना को वास्तविक समृद्धि में तभी बदला जा सकता है जब कार्यशील आयु वर्ग में शिक्षा और रोजगार के अवसरों में तदनुरूप वृद्धि हो जाए और यदि श्रमिक बल में शामिल नए लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी उत्पादकता नीचे ही रहेगी। यदि वे बेरोजगार रहेंगे तो वे बिल्कुल भी नहीं कमा सकेंगे और कमाने वाले के बजाय पराश्रितों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयु संरचना में परिवर्तन आने से लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तब तक कि योजनाबद्ध विकास के जरिए उनका ठीक से उपयोग नहीं किया जाएगा। वास्तव में समस्या तो पराश्रितता अनुपात की परिभाषा को लेकर है। यह कार्यशील और गैर कार्यशील आयु वर्गों के अनुपात पर आधारित होती है, न कि रोजगार हैसियत पर। और मूल बात यह है कि कार्यशील आयु वर्ग का व्यक्ति बेरोजगार भी हो सकता है। कार्यशील आयु वर्ग और बेरोजगार वर्ग के बीच का अंतर बेरोजगारी और पूर्ण रोजगार की स्थिति पर निर्भर है। और उसके बाद बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगार श्रम बल के एक भाग को उत्पादन कार्य से बाहर रखती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कुछ देश जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकते हैं जबकि कुछ और देश ऐसा नहीं कर सकते। निसंदेह भारत के समूह जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर द्वारा खुला हुआ है। आयु वर्गों के रूप में परिभाषित पराश्रितता अनुपात पर जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुल पराश्रितता अनुपात तो 1970 में 79 तथा 2005 में गिरकर 64 पर आ गया था। इस बात की पूरी संभावना है कि प्रक्रिया इस शताब्दी में आगे ही जारी रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप आयु आधारित पराश्रितता अनुपात 2025 में 48 तक गिर जाएगी क्योंकि जनसंख्या में बच्चों का अनुपात आगे भी गिरता जाएगा। लेकिन इन पराश्रितता अनुपात फिर बढ़ते हुए 2050 से 50 तक पहुंच जाएगा क्योंकि अब वृद्धजनों के अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। किंतु समस्या रोजगार की है। भारत सरकार के स्रोतों के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के इलाकों में रोजगार पैदा करने यानी काम के नए अवसर उत्पन्न करने की दर में एक साथ भारी गिरावट आई है। यह स्थिति युवाओं के मामले में भी सही बैठती है। 15 से 30 वर्ष की आयु में रोजगार वृद्धि दर 1987 से 1994 के बीच की अवधि में ग्रामीण और नगरीय दोनों इलाकों के पुरुषों के लिए लगभग 2.4% प्रति वर्ष थे। यह 1994 से 2004 के दौरान ग्रामीण पुरुषों के लिए घटकर 0.7% और नगरीय पुरुषों के लिए घटकर 0.3% का स्तर पा गए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक युवा श्रमिक की ताकत द्वारा प्रस्तुत श्रम लाभ की संभावना को वास्तविकता में परिवर्तन नहीं कर सकता। आज भारत के समूह अवसरों का जो जनसांख्यिकीय द्वार खुला है उसका लाभ उठाने के लिए रणनीतियां तो मौजूद है, लेकिन भारत का हाल का अनुभव यह बताता है कि बाजार की शक्ति स्वयं यह सुनिश्चित नहीं कर पाती कि ऐसी रणनीतियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। और जब तक आगे का कोई रास्ता नहीं नजर आता संभव है कि हम उन संभावित लाभों को गंवा देंगे जो देश की बदलती हुई आयु संरचना फिलहाल हमें देने वाली है। उसके बाद देखते हैं भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष का अनुपात के बारे में। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक या लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जैसे कि ऊपर संकल्पनाओं संबंधी भाग में कहा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1000 से कुछ ऊपर ही आई है। लेकिन जैसा कि सारणी 3 में स्पष्ट किया गया कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पिछली एक शताब्दी से कुछ अधिक समय से गिरता जा रहा है और
21वीं शताब्दी के शुरू में भारत के प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्री की संख्या 972 थी, लेकिन 21वीं शताब्दी के शुरुआत में स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 1933 हो गया। और पिछले 4 दशकों की प्रवृत्ति खासतौर पर चिंताजनक रही है। 1961 में स्त्री पुरुष अनुपात 1961 में स्त्री पुरुष का अनुपात 9 से 41 था, जो घटते हुए अब तक के सबसे नीचे स्तर 927 पर आ गया। हालांकि 2001 में उससे फिर मामूली सी बढ़ोतरी हुई है और उसके मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 2011 की जनसंख्या का अनुमानित पुरुष स्त्री अनुपात को देखेंगे तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। लेकिन जनसांख्यिकीय विदों, नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस विषय से जुड़े नागरिकों को वास्तव में जिस तथ्य से डरा दिया है वह है बच्चों के लैंगिक यानी बल स्त्री पुरुष अनुपात के एक आयु भारी गिरावट। आयु विशेष से संबंधित स्त्री पुरुष अनुपात का लेखा जोखा रखने का काम 1961 में शुरू किया, जैसे कि सारणी 3 में दर्शाया गया कि 0.9 आयु वर्ग का स्त्री पुरुष अनुपात है, जिसे बाल स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है। आमतौर पर सभी आयु वर्गों के समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से काफी उच्च रहा है। अब लेकिन अब उस समय बड़ी तेजी से गिरावट आ गई है। वस्तुतः 1991 से 2001 तक के दशक के आंकड़ों से यह असामान्य दिखाई देती है कि समग्र स्त्री पुरुष अनुपात में जहां अब तक की सबसे अधिक 6 आंकड़ों की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन अब बाल स्त्री पुरुष अनुपात 18 अंकों का गोता लाकर 945 से घटकर 927 का स्तर पा गया है। और इस प्रकार वह पहली बार समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से नीचे चला गया है। 2011 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार स्थिति और खराब हो गई है और बाल स्त्री पुरुष अनुपात मात्र 914 रह गया है। और राज्य स्तरीय बाल स्त्री पुरुष अनुपात तो इस चिंता का और भी बड़ा कारण प्रस्तुत करते हैं। और हम कम से कम 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 9 स्त्रियों से भी कम है। और इस संबंध में हरियाणा राज्य की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि वहां पर बाल स्त्री पुरुष अनुपात अविश्वसनीय रूप से 793 है, यानी एकमात्र ऐसा राज्य जो 800 से नीचे है। और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड आते हैं। जैसे कि नक्शा 2 में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश सभी में यह अनुपात 925 है, जबकि बड़े राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यह अनुपात 927 के राष्ट्रीय औसत में से ऊपर है और पर 970 के स्तर से नीचे है। यहाँ तक कि केरल भी, जहाँ का समग्र स्त्री पुरुष अनुपात सर्वोच्च रहा है, बाल स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में 964 के स्तर पर कोई बेहतर स्थिति में नहीं है, जबकि 972 का उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जनसांख्यिकीय विदों और समाजशास्त्रियों ने भारत और स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई कारण बतलाए हैं। स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कारण जो पुरुषों की बजाय केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करती है, वह स्त्रियों का गर्भाधारण करना और फिर बच्चे पैदा करना। इसलिए यह प्रश्न उठाना प्रासंगिक है कि क्या स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट का एक कारण यह हो सकता है कि केवल स्त्रियों को ही बच्चा पैदा करने में मौत की जोखिम उठानी पड़ती है, किंतु यह माना जा सकता है कि विकास के साथ मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट आती है, क्योंकि विकास की बदौलत पोषण, सामान्य शिक्षा, जागरूकता के स्तर बढ़ाए जाते हैं और साथ ही चिकित्सा और संचार की सुविधाओं को उपलब्धता में सुधार किया जाता है। निस्संदेह भारत में भी मातृ मृत्यु दर घट रही है, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अब भी ऊंची बनी हुई है। इसलिए यह मुश्किल दिखाई देता है कि मातृ मृत्यु दरों के कारण स्त्री पुरुष अनुपात की हालत बड़ी बिगड़ती गई है। और एक अन्य तथ्य यह भी है कि बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट समग्र अनुपातों के मुकाबले अधिक तेजी से आई है। स्तरीय समाज वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इस गिरावट के कारण को बालिका शिशुओं यानी बच्चियों के प्रति भेदभाव व्यवहार में खोजना होगा। और बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण है, जैसे कि शिशुअवस्था में बच्चों की देखभाल की घोर उपेक्षा और जिससे उनकी मृत्यु दर ऊंची हो जाती है। लिंग विशेष के गर्भपात, जिससे बच्चियों को पैदा
होने ही नहीं दिया जाता और बालिका शिशुओं की हत्या अथवा धार्मिक या सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण शिशुअवस्था में ही बच्चियों की हत्या कर दी जाती है इत्यादि। उनमें से प्रत्येक कारण एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है और इस बात के कुछ परिमाण भी मिलते हैं कि ये सब कारण भारत में कार्य करते रहते हैं और अनेक क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथाएं प्रचलित बताई जाती है, जबकि ऐसी आधुनिक चिकित्सा तकनीकी को अधिक महत्व दिया जा रहा है जिनकी सहायता से गर्भावस्था की प्रारंभिक स्थितियों में ही यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की। उसके बाद सोनोग्राफी जो मूल रूप से भ्रूण की जनिनिक या अन्य विकारों पर पता लगाने के लिए विकसित किया गया था। अब भ्रूण के लिंग का पता लगाने के चयनात्मक आधार पर बालिका भ्रूण के गर्भ में ही नष्ट करने के लिए उसका दुरुपयोग होने लगा है और कुछ क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपातों के नीचा स्तर यह तर्क का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है कि आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि निम्न बाल स्त्री पुरुष अनुपात भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाल ही में भारत की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च है, लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत निम्न है और इसलिए चयनात्मक गर्भपातों की समस्या गरीबी या अज्ञान अथवा संसाधनों के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुई है। कभी कभी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध परिवार अपेक्षाकृत कम अक्सर या एक या दो बच्चे उत्पन्न कराना चाहते हैं और इसलिए वे अपनी पसंद के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा करना चाहते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण ऐसा करना संभव हो गया है। हालांकि सरकार ने कठोर कानून बनाया है, इस पद्धति पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माने और कारावास के दंड का भी भागीदारी बनना पड़ता है। प्रसव पूर्व नैदादीन प्रवृत्ति यानी दुरुपयोग का विनियम और निवारण अधिनियम नामक यह कानून 1999 में लागू हुआ और इसे 2003 में और अधिक प्रबल बना दिया गया। तथापि बालिका बच्चों के विरुद्ध पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का दीर्घकालीन सामाजिक समाधान समाज में उत्पन्न होने वाली अभिवृत्तियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। हालांकि नियम एवं कानून भी इससे मदद कर सकते हैं और अपने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुरुआत हाल ही में भारत सरकार ने किया और यह बाल स्त्री पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए एक कारगर नीति साबित हो सकती है। उसके बाद साक्षरता के बारे में देखें। साक्षरता के बारे में देखें तो शिक्षित होने के लिए साक्षरता होना जरूरी है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। जनसंख्या स्थिति जितनी अधिक साक्षर होगी आजीविका के विकल्पों के बारे में उतने ही अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग इन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक भाग ले सकते हैं। इसके अलावा साक्षरता से स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आती है और समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तरों में काफी सुधार आए हैं और हमारी जनसंख्या का 2/3 हिस्सा अब साक्षर है। फिर भी साक्षरता दर को भारत की जनसंख्या समृद्धि दर के साथ मुकाबला करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी काफी ऊंची बनी हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुष तथा सामाजिक समूहों में साक्षरता के दरों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि सारणी 4 में दिखाया गया कि स्त्री में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16.3% कम है। हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों की मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण यह है कि स्त्रियों में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक नीचे स्तरों से बढ़नी शुरू हो गई है। इस प्रकार स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 तक की अवधि में लगभग 16.3% की दर से वृद्धि हुई है, जबकि पुरुषों के मामले में साक्षरता दर 10.4% कुछ कम बढ़ी हुई है। 2011 की जनगणना के तथ्य आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता दर 18% तक बढ़ी हुई है। पुरुषों में यह करीब 5% तक, जबकि स्त्रियों में यह करीब 10% तक बढ़ी है। अतः हम यह कह सकते हैं स्त्रियों के मामले में साक्षरता दर अभी भी अधिक बढ़ रही है। विभिन्न सामाजिक समूहों में भी साक्षरता की दरों में अंतर पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सुविधा वंचित समुदायों में साक्षरता की दरें नीचे ही रही है और इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें तो और ही नीचे हैं और इस मामले में विभिन्न क्षेत्रों में के बीच भारी असमानताएं हैं। एक ओर जहां
केरल जैसे कुछ राज्य सार्वजनिक साक्षरता के स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं बिहार जैसे कई राज्य इस मामले में बहुत पीछे रह गए। साक्षरता की दर में पाई जाने वाली असमानताएं इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी वजह से पीढ़ियों के बीच की असमानताएं उत्पन्न होती है। निरक्षर माता पिता यह सुनिश्चित करने की सुविधा से और ज्यादा वंचित है कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हैं, इसलिए यह समानताएं आगे भी स्वरूप से बनी हुई है। उसके बाद ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं के बारे में देखिए, भारत की अधिकांश जनता हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहती आई है और यह स्थिति आज भी सही है। 2001 की जनगणना में पाया गया कि हमारी जनसंख्या का 72% भाग आज भी गांवों में रहता है और 28% भाग शहरों और कस्बों में। वहीं सन 2011 में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई और ग्रामीण जनसंख्या कम होकर 68.8% रह गई। और जैसे कि सारणी 5 में दिखाया गया कि नगरीय जनसंख्या का हिस्सा बराबर बढ़ता जा रहा है, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 11% था, पर अब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 28% हो गया है। इस प्रकार इसमें सब लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। प्रश्न केवल संख्या का ही नहीं है। आधुनिक विकास की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्व उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली के महत्व की अपेक्षा घटता रहे हैं और यह तथ्य मोटे तौर पर समस्त विश्व पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी लागू होती है। एक समय में कृषि देश में सबसे अधिक योगदान देती थी, लेकिन आज सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान केवल 6वां भाग रह गया है। यद्यपि हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी आजीविका कृषि से ही चलाती है, पर वहाँ जो उत्पादन करते हैं उसका अपेक्षित आर्थिक मूल्य अत्यधिक घट गया है और यहाँ तक कि गाँव में रहने वाले अधिक से अधिक लोगों का अब शायद खेती या यहाँ तक कि गाँव में काम नहीं करते और ग्रामीण लोग परिवहन सेवा व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसे खेती इसमें अलग भिन्न ग्रामीण व्यवसायों को अधिकाधिक अपनाए जा रहे हैं। और यदि उनका गांव किसी नगर के काफी पास हो तो वे गांव में रहते हुए भी काम करने के लिए रोजगार या निकटतम नगरीय केंद्रों में ही जाते हैं। अब रेडियो टेलीविजन पर समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क और जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूप की तस्वीरें पेश कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोग नगरीय तर्क भरक और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। वैसे में उनमें से वैसे ही उपभोग जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। जन संक्रमण और जन संचार से के साधन अब ग्रामीण तथा नगरीय इलाकों के बीच की खाई को बांटने जा रहे हैं और पहले भी ग्रामीण इलाके बाजार की ताकतों की पहुंच से भी कभी अछूत नहीं रहे और आज भी स्थिति यह है कि उपभोक्ता बाजार के साथ बड़ी घनिष्ठता से जोड़े जा रहे हैं, यानी बाजारों की सामाजिक भूमिका पर। और नगरीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो नगरीकरण में हो रही तेज समृद्धि यह दर्शाती है कि कस्बे या शहर ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में कम यानी पर्याप्त काम नहीं मिल पाता, वे काम की तलाश में चलकर शहर जाते हैं और गांवों से नगरों की ओर प्रसव की गति से इसलिए भी तेजी आई है क्योंकि गांवों में तालाबों, वन प्रदेशों और गोचर भूमियों जैसे साझी संपत्ति के संसाधनों से में बराबर कमी आती जा रही है और पहले साझे संसाधनों से गरीब लोग गाँव में गुजारा कर लिया करते थे। हालांकि उनके पास जमीन बहुत कम या बिल्कुल नहीं हुआ करती थी और उसके बाद अब ये संसाधन निजी संपत्ति के रूप में बदल गए हैं और अथवा खत्म हो गए, यानी तालाब, पोखर या तो कुछ सूख गए हैं या फिर उसमें से पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं मिलती है और जंगल या तो काट डाले गए हैं या गायब हो गए हैं। अब जबकि लोगों के पास ये संसाधन नहीं है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें पहले मुफ्त में मिलती थी, जैसे ईंधन, चारा या अन्य अनुपूरक खाद्य वस्तुएं, और अब बाजार से खरीदने पड़ती हैं तो उनकी कठिनाई भी बढ़ जाती है। और कठिनाई यह है कि कठिनाई की इस हालत से इस तथ्य की ओर खराब होती जा रही है कि नगद आमदनी कमाने के अवसर गाँवों में कम हो गए हैं और कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते हैं, जैसे कि शहरों में गुमनामी की जिंदगी की जी सकते हैं। और इसके अलावा यह तथ्य कि नगरीय जीवन में
अपरिचितों से संपर्क होता रहता है और कुछ विभिन्न कारणों से लाभकारी साबित हो सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों जैसे कि सामाजिक रूपों से पीड़ित समूहों को शहरी रहन सहन कुछ हद तक रोजमर्रा की उस अपमानजनक स्थिति से बचाता है जो उन्हें गाँवों में भुगतनी पड़ती है, जहाँ हर कोई उन्हीं की जाति से उन्हें पहचानता है। और शहरी जीवन की गुमनामी के कारण सामाजिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूहों का अपेक्षाकृत गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी नीचा समझा जाने वाले काम करने से नहीं हिचकिचाते और जिससे वे गांव में रहते हुए बदनामी के डर से नहीं कर सकते थे। और इन सभी कारणों से शहर ग्रामीण के लिए आकर्षित गंतव्य बन जाते हैं। और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे शहर जनसंख्या की इस प्रवाह के प्रमाण है। और स्वतंत्रता काल में, स्वतंत्रता के बाद के काल में नगरीकरण की तेजी से रफ्तार में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। और जहां नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज से गति से चल रहा है, इसके अंतर्गत सबसे विराट शहर मेट्रोपोलिस ही सबसे अधिक तेजी से फैलते जा रहे हैं। और महानगर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ सब छोटे कस्बों के प्रवासियों की ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस समय भारत के कुल मिलाकर 5161 कस्बे और शहर हैं जिनमें 28.60 करोड़ लोग रहते हैं। किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि नगरीय जनसंख्या की 2/3 से भी अधिक भाग 27 बड़े शहरों में रहता है जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। स्पष्टतः भारत में अपेक्षाकृत बड़े शहरों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नगरीय आधारभूत सुविधाएं उतनी तेजी से शायद ही बढ़ सकें। और उसके बाद शहरों पर जनसंख्या के माध्यमों का ध्यान प्रमुख रूप से अधिक केंद्रीकृत रहने से भारत का सार्वजनिक चेहरा ग्रामीण की बजाय अधिकाधिक नगरीय होता जा रहा है। और उसके बाद तथापि देश में राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की इस प्रक्रिया में ग्रामीण इलाके आज भी निर्णायक भूमिका अदा कर रही है। उसके बाद देखिए भारत की जनसंख्या नीति के बारे में इस अध्याय में की गई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि जनसंख्या की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विषय है। और यह एक राष्ट्र के विकास की संभावनाओं को और वहां की जनसंख्या की स्वास्थ्य और कल्याण कर निर्णायक रूप में प्रभावित होती है। यह विशेष रूप से उन विकासशील देशों के मामले में अधिक सही है कि जिन्हें इस संबंध में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भारत पिछले 50 साल से भी अधिक समय से एक आधिकारिक जनसंख्या नीति का पालन करता रहा है। वास्तव में भारत की संभवतः ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप से धारण किया। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे, जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करने के सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय दिशा की ओर जाने का प्रयत्न करता है। प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि दर को धीमा करना, जन स्वास्थ्य इनके मानक स्तरों को सुधार करना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जागरूकता बढ़ाना। पिछले लगभग 50 वर्षों में भारत में जनसंख्या के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं जिनका संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को गहरा धक्का लगा। इस आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रिया निलंबित रही और विशेष कानूनी और अध्यादेश यानी संसद में पारित करवाया गया अध्यादेश सीधे सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। इस आपातकाल में सरकार ने बड़े पैमाने पर जोर जबरदस्ती से बंध्यकरण का एक कार्यक्रम लागू किया। और उसके बाद जनसंख्या की समृद्धि दर को नीचे लाने का प्रयत्न किया। और यहाँ बंध्यकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धति से है जिनके द्वारा गर्भाधान की शिशु जन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नसबंदी और स्त्रियों के काम में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नलिका बंदी कहा जाता है। अधिकतर गरीबी और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से बंध्यकरण किया गया। और सरकारी कर्मचारी जैसे कि स्कूली अध्यापक और दफ्तरी बबुओं पर भी भारी दबाव डाला गया और वे लोगों को बंध्यकरण के लिए आयोजित शिविरों में लाए गए। और इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ और आपातकाल के बाद निर्वाचित होकर आई सरकार ने इसे छोड़ दिया। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा और बंध्यकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावकारी तरीके को छोड़ दिया गया। और अब इस कार्यक्रम के व्यापक आधार
वाले सामाजिक जनसांख्यिकी उद्देश्य हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत वर्ष 2000 के अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देश तैयार किए गए। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में नए लक्ष्यों के साथ निगमित कर दिया। वैसे नीति लक्ष्य को पढ़े और इनके पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। और भारत का राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम हमें यह शिक्षा देता है कि हालांकि राज्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन के उद्देश्य से उपयुक्त परिस्थितियों बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, फिर भी अधिकांश जनसांख्यिकीय परिवर्तनशील दरों में विशेष रूप से मनुष्य की प्रजनन दर के मामले में अतः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिससे भारत की जनसांख्यिकीय संक्रमण में देखिए भारत की जनसंख्या के आंकड़े तो पता चलता ही है कि 1991 के बाद में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट है। 1990 में एक महिला के उसके के जीवन के दौरान औसत 3.8 बच्चे को जन्म देती थी और वहीं आज यह कम होकर 2.7 बच्चे प्रति महिला हो गए हैं। और हालांकि प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ गई है, लेकिन भारत की जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति से कारण 2050 तक इसे 1.6 अरब तक पहुंचाने के अनुमान है। और जनसंख्या की गति ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां प्रजनन की उम्र में महिलाओं की बड़ी संख्या अगली पीढ़ी के दौरान जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देगी। और भले ही यह पिछली पीढ़ियों से एक बच्चे की कम संख्या के रूप में हो। और इसके अतिरिक्त पिछले 4 दशकों में क्रूड मृत्यु दर यानी CDR और क्रूड जन्म दर यानी BCR गिरावट दर्शाती है। और भारत का संक्रमण कालीन चरण के आगे प्रगति कर रहा है। उसके बाद 1950 से 1990 तक BCR की गिरावट CDR में आई गिरावट की तुलना में कम तीव्र थी। और हालांकि 1990 के दौरान CDR में आई गिरावट CDR में आई गिरावट की तुलना में तेजी है। इसकी परिणति आज 1.6% की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में आई है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जैसे कि है राष्ट्र में नीति में जन स्वास्थ्य व्यय के संबंध ढंग से GDP के 2.5% तक बढ़ाने के प्रस्ताव किया गया।